अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्वेस एकेडमी। आज बारी है फर्स्ट ईयर के प्रीलियम एग्ज़ामिनेशन के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने की, क्योंकि एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस का एक अच्छा तरीक़ाकार है। मैं पहले भी इसको बता चुका हूं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इन पेपर्स को सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि रिड्यूस सिलेबस से हर एक कॉलेज वालों ने एमसीक्यूज़ दिए हैं, तो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिड्यूस से हैं, कौन से नहीं है। तो बेहतरीन तरीका है, सारे पेपर सॉल्व करो, जितने पेपर सॉल्व करोगे उतने रिड्यूस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज बारी है BAMMPECHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के प्रीलियम एग्जामिनेशन 2021 के पेपर को सॉल्व करने की, यानी कि उसके सेक्शन ए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। और बाकी पीडीएफ अपलोड होगा, वहाँ से आप सेक्शन बी और सेक्शन सी देख सकते हो। लेकिन ये मैं पहले ही बता दूं, तकरीबन पूरा सेक्शन बी और सेक्शन सी जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, बट आपको सर्च करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आर। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम करनी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, v बराबर होता है r ओमेगा के। तो अगर ओमेगा की डायमेंशन चाहिए तो v ओवर r करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। रेडियस खुद एक लेंथ है, उसकी डायमेंशन l हो जाएगी। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा, l से l कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा T इनवर्स। तो इसका मतलब या तो T इनवर्स लिखा होगा या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है M0 L0 T इनवर्स। सो राइट आंसर है पहला वाला T इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशो ऑफ डायमेंशन ऑफ एरिया टू वॉल्यूम। ठीक है ना, रेशो मालूम करना है डायमेंशंस का, एरिया टू वॉल्यूम। तो दोनों की डायमेंशन को अगर निकाल के रेशो मालूम करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर एरिया की डायमेंशन निकालें तो हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ खुद एक लेंथ है और ब्रेथ भी एक ख़ास किस्म की लेंथ है, तो L इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम निकालें वॉल्यूम की डायमेंशन, तो वॉल्यूम जो है होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 3L, ये हो जाएगा L इंटू एल, तीनों की डायमेंशन L है, तो ये हो जाएगा L3। अब ये कह रहे हैं कि एरिया को डिवाइड कराना है वॉल्यूम से, तो एरिया की डायमेंशन को डिवाइड कराना है वॉल्यूम की डायमेंशन के साथ। तो हम क्या करेंगे, एरिया की डायमेंशन है L स्क्वायर, इसकी डायमेंशन है L3, तो इसका मतलब 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर L बचेगा, और 1 ओवर L का मतलब हो जाएगा L इनवर्स। तो L इनवर्स होगा हमारा सेकेंड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, J क्रॉस J इज इक्वल टू, J क्रॉस J वैसे बराबर होता है 0 के। पहले ही बता दूं, प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की। कैसे उसको साबित भी कर लेते हैं और रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। देखो, अगर मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल वेक्टर सिमिलर वेक्टर्स हैं, तो हम लिखेंगे A का पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का साइन। तो अगर A का A से एंगल देखा जाए तो वो 0 आता है, तो साइन 0 खुद बराबर होता है 0 के। तो A का स्क्वायर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0 के। तो सिमिलर वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि अगर सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करता है तो 0 आएगा। सिमिलरली अगर मुझे मालूम करना होगा J क्रॉस J, तो वो भी बराबर आएगा 0 के, जिस तरीके से I क्रॉस I और K क्रॉस K भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A डॉट B इज इक्वल टू 0, when A is not equal to 0, B is not equal to 0, then vectors are, ये vectors क्या होंगे, A डॉट B 0 आ रहा है और A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि A डॉट B बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अच्छा, A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, तो वाहिद एक हल निकलता है कि किसी तरीके से ये कॉस थीटा जो है वो 0 के बराबर आ रहा होगा। और अगर कॉस थीटा जो है बराबर आ रहा है 0 के, तो हम क्या करेंगे, थीटा मालूम करने के लिए हमें मालूम करना पड़ेगा कॉस इन्वर्स 0। और जैसे ही हम लोग कॉस इन्वर्स 0 करेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ A भी 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, तो कॉस थीटा तो 0 ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो A डॉट भी 0 आ रहा है। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इन्वर्स लेंगे, कॉस इन्वर्स 0 खुद बराबर आता है 90 डिग्रीज़ के। तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बराबर आता है 0 के। तो परपेंडिकुलर आंसर होगा, ये रहा परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर लिखा होता द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तो फोर्स होता है, बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है। चैप्टर नंबर 5,
वाइल स्पिनिंग अ डांसर सडनली स्ट्रेचेज हिज आर्म्स। डांसिंग के दौरान स्पिन करने के दौरान एक डांसर है, ये आइस स्केटिंग की बात हो रही है या फिगर स्केटिंग कहलाती है कि वो जो है करतब दिखा रहे होते हैं। तो घूमने के दौरान उस डांसर ने क्या किया, अचानक से अपने हाथों को स्ट्रेच किया यानी कि फैला लिया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो याद रखो जैसे ही वो डांसर अपने हाथों को फैलाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क होगा, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो रहा था हाथ ना फैलाने की वजह से, अब वो टॉर्क अप्लाई होगा, और अगर टॉर्क अप्लाई होगा तो जो वेलोसिटी है उसकी हो जाएगी डिक्रीज, रुक जाएगा डांसर। तो डांसर को जब तेज़ घूमना होता है तो वो अपने हाथों को अपनी बॉडी के करीब ले जाती है, और जब भी उसको रुकना होता है तो वो अपने हाथों को दूर ले जाती है ताकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है ना, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। तो 57.3 डिग्रीज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। 8 पर आ जाते हैं। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन एंगल ऑफ 35 डिग्रीज इट हिट्स अ टारगेट। एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया 35 डिग्री के साथ, तो उसने टारगेट को जाके हिट करा। इट विल हैव द सेम रेंज इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ, और किस एंगल से फेंकें कि रेंज सेम रहे। तो इसके लिए एक तरीक़ेकार है, एक टेक्निक है, उसको आपने याद रखना है। दो ऐसे एंगल्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके लिए रेंज सेम होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद आंसर आना चाहिए 90 डिग्रीज। तो अभी ये क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल को जो हमने फेंका, तो वो प्रोजेक्टाइल हमने कितने डिग्रीज के साथ फेंका, वो प्रोजेक्टाइल हमने फेंका है 35 डिग्रीज के साथ। तो फॉर एग्जांपल एक एंगल हो गया 35 डिग्रीज, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब हमें मालूम करना है कि और किस एंगल के साथ फेंकें, तो 90 में से उस एंगल को हमें सीधा सीधा माइनस करना पड़ता है। यानी कि अगर हम 90 में से माइनस कर देंगे 35 को, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 55 डिग्रीज। तो याद रखो जितने रेंज होती है 35 डिग्रीज पे, उतनी ही रेंज होती है 55 डिग्रीज पे। इन सिंपल वर्ड्स, दो ऐसे एंगल्स जिनको ऐड करके 90 डिग्री आता है उन पर रेंज हमेशा सेम रहती है। 55 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक स्किड बिकॉज। कोई भी साइक्लिस्ट जो कि जो है वो सर्कुलर ट्रैक में हो, मूव कर रहा हो, वो तो वो स्लिप क्यों होता है, स्किड करने का मतलब है अवे फ्रॉम द सर्किल क्यों स्लिप होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन हिम इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन हिम इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपॉन हिम इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ठीक है, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। लेकिन स्लिप होने का मकसद क्या है, स्लिप होने का मकसद ये है कि हमारी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है जो कि हमें स्किड करने से रोकती है, वो कम हो गई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या हो गई है, वो हो गई है कम। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोजेक्टाइल हैज़ मैक्सिमम स्पीड एट द मोमेंट ऑफ। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम स्पीड कब होती है, तो याद रखो मैक्सिमम स्पीड प्रोजेक्टाइल की दो टाइम होती है, एक तो जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और दूसरा जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होता है, व्हेन इट इज़ जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड। ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बोथ ऑफ दीज, ठीक है ना। जब भी हम फेंकते हैं तो स्पीड ज़्यादा होती है, जब ज़मीन से टकराने वाले होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊपर जाते आते स्पीड कम होती है, फिर नीचे आते आते अगेन बढ़ जाती है। तो राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वॉज टू श्रिंक। अगर अर्थ के रेडियस को श्रिंक करें और मासेस सेम रहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अभी ये कह रहे हैं कि श्रिंक कर दिया, श्रिंक करने का मतलब ये कि रेडियस कम हो गया, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो रेडियस कम, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा हो जाएगी। कहाँ गई, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, ठीक है ना। अगर तो हम रेडियस को कम कर देंगे तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ में जाके वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये कि अगर वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाएगी तो वेट भी 0 हो जाएगा। अब पेंडुलम बॉब इज स्विंगिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस। जब भी पेंडुलम बॉब जो है वो स्विंग करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जब भी पेंडुलम होता है, कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस से एक पेंडुलम लटका हुआ है,
तो एक्सट्रीम पॉइंट ये वाला होता है और ये वाला होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और दोनों में ही इस बॉडी की जो हाइट है, इस बॉब की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, और हाइट ज़्यादा तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी वो होता है mgh, तो हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। सो याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो स्लोएस्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। पावर की डेफिनेशन होती है पावर इज इक्वल टू, ठीक है, एफ इंटू डी अपॉन टी, एफ इंटू वी अपॉन टी, और क्रॉस लगा हुआ है एफ डॉट डी अपॉन टी या एफ डॉट वी अपॉन टी, तो राइट आंसर होगा एफ डॉट डी अपॉन टी। कैसे? पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से मैं कह रहा हूँ एफ डॉट डी ओवर टी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स डज नॉट डिपेंड अपॉन विंड स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज, हालांकि पिछले पेपर्स में भी मैं समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, जो फॉर्मूला है ना स्पीड ऑफ साउंड का वो है अंडर रूट पी ओवर रॉ, मतलब कि वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बज़ाहिर हमें ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब और टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही है क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, और विंड स्पीड पे तो डिपेंड करेगा ना, हवा की रफ्तार जितनी ज़्यादा है उतनी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो अब ये तो चारों के चारों ऑप्शन सही आ रहे हैं, लेकिन नहीं, गौर से मैं आपको एक बात समझाऊँ, आपने याद रखनी है, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, करीब करीब आने का मतलब डेंसिटी अपने आप क्या हो जाती है, डेंसिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो बात यहाँ पर यह आ गई कि अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ तो डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि उसका जो प्रेशर का असर है वो डेंसिटी पे अपने आप हो जाएगा, और अगर प्रेशर का असर डेंसिटी पे अपने आप हो जाएगा तो दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। प्रेशर को चेंज करने से क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है, और तो वो जो डेंसिटी में आने वाला चेंज है और प्रेशर में आने वाला चेंज है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट रहती है। तो बज़ाहिर फार्मूले में प्रेशर लगा हुआ है, लेकिन आपने याद रखना है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ सेम पिच एंड इंटेंसिटी, ऐसा साउंड जिनकी पिच और जो इंटेंसिटी है वो सेम हो फिर भी हम फ़र्क कर लें तो उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर। तो क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर इज़ द राइट आंसर। ये वो खुसूसियत है किसी भी आवाज़ की जिससे हम दो मुख्तलिफ ऐसी आवाज़ों में फ़र्क करते हैं जिनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी या पिच सेम है। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल कंप्लीट्स 2 रेवोल्यूशन, 2 चक्कर मुकम्मल करती है एक बॉडी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल मूव करते हुए। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज कैपिटल आर, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ विल बी। तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी 2 चक्कर लगाएगी तो वो उसी जगह पे वापस आ जाएगी। जब वो उसी जगह पे वापस आ जाएगी तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर हो जाएगा 0 के, और जब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 0 के तो उसको किसी भी चीज़ से डिवाइड कराओ, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है ना। एक पास पेपर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, अ होल इज ड्रिल्ड थ्रू द अर्थ अलोंग द डायमीटर एंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू इट। हमारी अर्थ में जो है वो एक होल को ड्रिल करा डायमीटर के अलोंग और उसमें एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, और जब वो स्टोन पहुंचेगा एट द सेंटर ऑफ अर्थ तो उसके पास क्या चीज़ होगी, व्हेन द स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ इट हैज़। ये भी पास पेपर का ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो याद रखो, मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ अर्थ पर जब बॉडी पहुँचती है, जब भी बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुँचती है तो उसका वैल्यू ऑफ जी 0 हो जाती है। वैल्यू ऑफ जी एक्चुअली एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाती है। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो इसका मतलब वेट भी 0 हो जाएगा, और जब वेट 0 हो जाएगा तो ये फोर्स भी कुछ भी नहीं होगी जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है, क्योंकि जब वो सेंटर में चला गया रेडियस 0 हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गई। सिर्फ याद रखो सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुँच के जो उस ऑब्जेक्ट का मास है वो रिमेन रहता है, वो रहता है वहाँ पे, मास चेंज नहीं होता, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डॉपलर्स इफेक्ट अप्लाइज टू साउंड वेव ओनली, लाइट वेव ओनली, हीट वेव ओनली, नन ऑफ दीज। तो याद रखिए डॉपलर्स इफेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं कि वैसे जो जॉन डॉपलर था वो खुद जो है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, एस्ट्रोफिजिक्स पे काम करता था, और वो लाइट को स्टडी कर रहा था, स्टार्स को स्टडी कर रहा था, और हमने जो अपनी बुक में पढ़ा वो साउंड के लिए पढ़ा। तो साउंड के लिए भी अप्लाई होता है, लाइट के लिए भी अप्लाई होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, जब 2 आंसर आ रहे हैं तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना। इस पर अप्लाई मतलब साउंड पे भी अप्लाई होता है और लाइट पे भी अप्लाई होता है।
इन यंग्स डाइवर्सिटी एक्सपेरिमेंट द कंट्रीब्यूशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज इज, कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज इज, तो याद रखो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डी साइन थीटा है वो बराबर होता है एम लेमडा के, डी साइन थीटा बराबर होता है एम लेमडा के, और अगर एम प्लस हाफ एम लिख देंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और 2D जो है वो इसका नहीं है, वो ब्रेग्स लॉ का है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? अगर लेंथ को 4 गुना करें तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड अप्लाई करना है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब कंडीशन ये है कि जो एल डैश है वो एल का 4 गुना है, और अगर वो एल का 4 गुना है देन जो टी डैश है वो किसके बराबर आएगा? टी डैश इज इक्वल टू, ना 2 चेंज हुआ ना पाई चेंज हुआ, सिर्फ एल की जगह पे एल डैश आएगा, जी भी सेम रहेगा। एल डैश की जगह पे एल डैश की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 4L, तो टी डैश बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 4L ओवर जी। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आके 2 हो जाएगा, टी डैश ये बाहर आके 2 हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं अंडर रूट एल ओवर जी। और आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है ये एक्चुअली टाइम पीरियड के बराबर है, तो टी डैश बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टी के। तो वैसे तो मैंने प्रूव करा दिया, लेकिन ये बात आप याद भी रख सकते हो, सादी सी बात है कि अगर लेंथ को 4 गुना करते हैं तो टाइम पीरियड डबल हो जाता है। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वाज टू श्रिंक एंड देयर मासेस विल रिमेन, ये मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मिस्टेक होगी बहरहाल कोई। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल, अगर अर्थ का रेडियस कम हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो जाएगी, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही कॉमन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर उस फासले को कहते हैं जो रोशनी स्पेस के अंदर वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती है इन 1 ईयर, वो डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करती है इन 1 ईयर, इस वजह से यूनिट है डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 24, अ बॉडी इज मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर डाउन मूव कर रही है, द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो उसकी एक्सेलरेशन डिपेंड करती है अपॉन, फॉर्मूले से याद रखना 24, अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो ए बराबर होता है जी साइन थीटा के, डिपेंड करता है जी पर और एंगल पर। सही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सही बात है, इस पर डिपेंड करता है, मास पे नहीं करता है, स्पीड पे नहीं करता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी करता है। ये तो 2 आंसर हो गए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोबारा पढ़ें, इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल इज एक्सेलरेशन डिपेंड्स, तो भाई इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब बहरहाल ऑप्शन में बोथ आना चाहिए था, नहीं है यहाँ पर, तो आप लोगों ने याद रखना है बहरहाल इस बात को। क्वेश्चन नंबर 25, फाइनल इमेज फाउंड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वो होता है मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज रियल नहीं होता बल्कि वो वर्चुअल होता है। याद कीजिएगा कि वो जो है ना, जो दूसरा वाला लेंस होता है आई पीस, वो काम करता है एज मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसका फाइनल इमेज वर्चुअल होता है, तो राइट आंसर होगा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। 26, a vector which can be displaced parallel to itself and is applied at any point is known as, ये तो डेफिनेशन है हमारे पास फ्री वेक्टर की, ऐसा वेक्टर जिसे कहीं पर भी स्पेस के अंदर हम पैरेलल डिस्प्लेस करा सकते हैं उसे फ्री वेक्टर कहते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वर्क नहीं लिखना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है, बट फोर्स एंड वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होता है पावर के। क्वेश्चन नंबर 28, वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली, वर्क एनर्जी इक्वेशन दरअसल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और वही हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन है कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 बुक का एक न्यूमेरिकल है, एक हेलीकॉप्टर वेट करता है 3920 न्यूटन और वो ऊपर की तरफ उठ रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है ना, 4 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड है। देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज, तो उस वक्त इंजन कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो याद रखो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, इट मीन्स उस हेलीकॉप्टर में कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपली जो काम होगा, जो इंजन काम कर रहा होगा वो उसके वेट के बराबर काम कर रहा होगा, क्योंकि देखो अगर इंजन 2 काम करता है, एक तो पहले वेट को बैलेंस करता है फिर एक्सेलरेशन लेकर आता है, बट फिलहाल एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो होगी फोर्स वो होगी बराबर हेलीकॉप्टर के वेट के, तो राइट आंसर होगा
3290 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 30, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसको फोकस किया गया है इन्फिनिटी पर। FO बराबर है 60 के, FE बराबर है 3 सेंटीमीटर के। तो उसकी फोकल लेंथ इक्वल होगी, उसकी लेंथ इक्वल होगी, नॉट फोकल लेंथ, उसकी लेंथ इक्वल होगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ, तो बराबर होती है FO प्लस FE। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप FO प्लस FE होता है, तो 60 प्लस 3, ये आंसर हो जाएगा 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। इन एन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या चीज़ कंजर्व रहती है, क्या चीज़ कंजर्व नहीं रहती है। तो याद रखो, इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, बट जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है ना, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम इन्होंने बोला इधर कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, तो वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, माइकल्स इंटरफेरोमीटर में सेमी सिल्वर्ड प्लेट क्यों ऑब्टेन की जाती है? ताकि हमें दो ऐसी रेज मिलें जिनमें फेज कोहेरेंस हो, यानी कि वो सेम फेज में हो। तो इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं सेमी सिल्वर्ड प्लेट, और वो ऐसे ही पॉसिबल होता है कि लाइट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल इज। ये बार बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, और हर बार सॉल्व कराने का मेरा मकसद यही है कि आप इसकी टेक्निक को समझ जाएं। एंगल मालूम करना है जिस पे रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर हो, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। रेंज बराबर हो मैक्सिमम हाइट के। रेंज का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। एच मैक्स का फॉर्मूला V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। कैंसिलेशन में g से g, V0 स्क्वायर से V0 स्क्वायर कैंसिल। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, और इस तरफ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर एक साइन से एक साइन को कैंसिल करो, और 2 2s इधर जाके हो जाएगा 4, और कॉस थीटा इस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, जो कि बराबर हो गया 4 के। और फाइनली हमें क्योंकि थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमें टेन इनवर्स करना होगा, और टेन इनवर्स 4 आंसर आ जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स 4। क्वेश्चन नंबर 34, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। एक्चुअली स्टोक्स लॉ होता है ये 34, स्टोक्स लॉ। 35, द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज इन रेडियन पर सेकेंड। जो सेकेंड की सुई है घड़ी के अंदर, उसकी एंगुलर स्पीड मालूम कर रही है। तो एंगुलर स्पीड मालूम करने के लिए एक सिंपल सा तरीक़ेकार है, फॉलो करते हैं उसको। 35, एंगुलर स्पीड मालूम करनी है ओमेगा, तो कितना एंगल बना डिवाइड बाय कितने टाइम में बना। तो हम ये देखते हैं कि 360 डिग्री एंगल कब बना, यानी कि 2 पाई रेडियन कब बना, यानी कि एक चक्कर कितनी देर में मुकम्मल हुआ। तो याद रखो, सेकंड की सुई अपना एक चक्कर यानी कि 2 पाई रेडियन मुकम्मल करती है 60 सेकंड में, जो सेकंड की सुई है। तो कैंसिल होने के बाद क्या आंसर आ जाएगा इसका, पाई ओवर 30। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है पाई बाय 30 दिस। 36, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश ऑफ एक्स रेज, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। ब्रैग्स लॉ, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को स्टडी करके स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल समझ सकते हैं। सोन इज द यूनिट ऑफ, SONE, ये मिस प्रिंटिंग बहुत है पेपर में ना, SONE, सोन इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड। तो याद रखिए उसका सही आंसर है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को अगर हमें मेजर करना है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं इन सोन। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, सोन एक्चुअली देखा जाए ना तो वो यूनिट है लाउडनेस का, लेकिन क्योंकि लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, तो इन चारों ऑप्शन में से इंटेंसिटी ऑफ साउंड बहुत करीब है। इंटेंसिटी लेवल का तो आपको पता है यूनिट होता है डेसिबल। क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड को फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं हर्ट्स वगैरह। तो जो इस वजह से मैंने इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोला कि एक्चुअली तो लाउडनेस ऑफ साउंड का है, लेकिन लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। दैट्स वाई अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सोन इज द यूनिट ऑफ, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड करीब तरीन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है जब वो रेस्ट में हो या रेस्ट में हो मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यही आंसर है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाती है, जब मूव कर रही होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाती है। 39, द डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज। जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होती है बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसको हम और क्या कह सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़ायद स्लिट होती,
तो हम उसे मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन कह सकते हैं। 600 मैन रन्स अप द स्टेयर्स ऑफ 4 मीटर हाइट इन 3 सेकेंड, तो पावर नीडेड 600 न्यूटन का आदमी है, 4 मीटर की हाइट है, 3 सेकंड में चढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बनेगा? पावर जो है वो बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो 600 न्यूटन का शख्स है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 मीटर और ये कवर कर रहा है 3 सेकंड में। तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 2 4 जार 8। तो आंसर हो जाएगा 800 वाट। तो पावर हो जाएगी 800 वाट, ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 सेकंड लास्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज स्पेसिंग लैम्डा L ओवर D के बराबर होती है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 42, स्प्रिंग मास सिस्टम जो कि ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड T है। अगर हम डबल कर दें मास ऑफ बॉब को तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 1.414 टाइम्स। अगेन वही तरीक़ेकार है जो मैंने आपको पहले बताया। 42 इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में फार्मूला क्या है? फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M ओवर K। जिस तरह मैंने पेंडुलम में समझाया था बिल्कुल उसी तरीके से। M को अगर हम ट्वाइस कर दें तो वो 2 जो है वो इस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा और 2 का स्क्वायर रूट जो है वो हो जाएगा 1.41। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो सिर्फ इस अंडर रूट 2 की वजह से 1.41 टाइम्स हो जाएगी जो हमारे पास है टाइम पीरियड की वैल्यू। ठीक है ना। और बाकी फिर सेक्शन बी और सी के लिए मैंने बताया, आप चेक कर लेना, आसान सा है, मुश्किल नहीं है और तकरीबन तमाम ही चीज़ें चैनल पे अपलोडेड है। और आई होप कि जो MCQs हैं वो समझ में आ गए होंगे और इससे इंशाल्लाह आप लोगों की प्रैक्टिस और बेहतर होगी। और कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।